मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि ऐतिहासिक बरमान नगरी में आज प्रदेश का सबसे बड़ा कार्तिक मास पूर्णिमा मेला का आयोजन हुआ, जहां नरसिंहपुर सहित आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में भक्त आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस ऐतिहासिक बरमान नगरी से आज के दिन पंचकोशी यात्रा शुरू होती है, जो पहले बरिया घाट से शुरू होती थी और नर्मदा किनारे के 4-5 जिलों की इस यात्रा में हजारों श्रद्धालु भाग लेते थे। लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार पंचकोशी यात्रा को केवल बरमान के दीपेश्वर मंदिर तक ही सीमित रखा गया है। बरमान में आज लगभग जहां 1 लाख से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते थे, लेकिन इस बार प्रशासन की सख्ती और कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते लगभग 10 से 15 हज़ार श्रद्धालु ही आस्था की डुबकी लगा पाएंगे। महिलाओं के द्वारा आज के दिन यहां पर पूजन अर्चन के साथ साथ व्रत रखकर मां नर्मदा से सुख समृद्धि और संपदा की कामना करती है। मेला के स्वरूप में लगने वाला नर्मदा के घाट में पंचकोशी कार्तिक मास मेला नरसिंहपुर सहित पूरे प्रदेश में अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहां पर श्रद्धालु आकर खुद को मोक्ष के द्वार पर पाता है, धार्मिक अनुष्ठान कर मनवांछित फल पाता है। लोग कहाँ से श्रद्धालु आते हैं? आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है। आज के दिवस यहाँ पे बरमान घाट में सागर ज़िले से, नरसिंहपुर ज़िले से, छिंदवाड़ा ज़िले से और आजू बाजू के 2-4 ज़िलों से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और पंचकोशी परिक्रमा करते हैं। इस बार पंचकोशी परिक्रमा का जो मार्ग है वो भी परिवर्तित किया गया है। हर वर्ष जो नीचे से बड़िया घाट से हुआ करता था, वो इस वर्ष यहीं बरमान से और यहाँ बरमान से चलकर सतधारा के पुराने पुल से यहीं होते हुए यहाँ पे दीपेश्वर मंदिर के पास परिक्रमा का समापन, पंचकोशी परिक्रमा का समापन होता है। देखिए यहाँ पे सागर ज़िले से और कई ज़िलों से लोग, आजू बाजू के कई गांव से यहाँ पे सरें भर के भी आते हैं। उसका भी एक अलग महत्व है और आज पंचकोशी परिक्रमा का भी अलग ही महत्व, मां नर्मदा की पंचकोशी परिक्रमा का अलग ही महत्व है। अच्छा, कोरोना काल के चलते कितना प्रभाव परिक्रमा पे और त्यौहार पर पड़ा है? पंचकोशी परिक्रमा पर प्रभाव कोविड-19 का तो पड़ा हुआ है। यहाँ पे भीड़ आज हर वर्ष की भांति नहीं है, थोड़ी कम भीड़ दिख रही है और अर्थव्यवस्था भी इस समय काफ़ी डाउन है, तो उस हिसाब से भी व्यक्ति का आना जाना, बसों का आवागमन का सही साधन, ट्रेन का ना चलना, उस कारण से भी भीड़ का यहाँ पे काफ़ी कम होना एक विषय हो सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद कुमार पांडे है। हर 1 वर्ष पर लगने वाला गंगा स्नान का मेला आज इंडो भारत नेपाल बॉर्डर पर बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और यह मेला नेपाल पुलिस प्रशासन की निगरानी में शांतिपूर्वक रहा तथा इस मेले में बच्चों के लिए अलग अलग मनोरंजन का साधन देखे गए। साथ ही नेपाल से आने वाली नदी तियर बॉर्डर को पार करते हुए भारतीय सीमा में होकर गुजरती है। तियर नदी में गंगा स्नान को लेकर पर्यटक साल भव्य मेला लगती है। वहीं भारतीय क्षेत्र के महुआ थाना क्षेत्र के लोगों को नदी पार कर मेला जाना पड़ता है, जिससे लोगों को नदी के उस पार जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस नदी के घाट पर पुल के निर्माण नहीं होने से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों के द्वारा बांस का एक पुलिया बनाया गया है, जिससे लोगों को नदी के उस पार आने जाने में सुविधा प्राप्त होती है। जानकारी के अनुसार जेल में विचाराधीन बंदी विजय गिरी ग्वालियर जिले के बिजौली थाना क्षेत्रांतर्गत निवासी था, जो विगत वर्ष में बानमोर थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में यह आरोपी था, जो कि बानमोर पुलिस के दोबारा पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। बीते 1 वर्ष से विचाराधीन बंदी के रूप में मुरैना जेल में था। बीती रात सीने में दर्द होने के बाद इसे तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो ये क्या है पूरा मामला, किस तरीके से उसकी मौत हुई है?
हाँ, लगभग रात्रि में 11 बजे के आसपास से हवालाती बंदी विजय को तकलीफ हुई, कुछ सांस वाँस लेने में दिक्कत हुई, तो जेल प्रहरियों की मदद से हमने इसको जिला अस्पताल मुरैना भिजवाया, जहाँ जांच के बाद या उपचार के बाद वो वापस भेज दिया गया। उसके लगभग 1 घंटे बाद उसको पुनः दिक्कत हुई। मैं स्वयं उपस्थित हुआ, जेल पे उपस्थित हुआ और उसको हमने जिला अस्पताल पुनः भिजवा दिया, जहां उसके उपचार के दौरान लगभग 1:30 बजे के आसपास उसकी मृत्यु हुई है। क्या क्या सिम्टम्स थे? क्या कोरोना पॉजिटिव भी हो सकता है वो? नहीं, ऐसा तो कुछ बुखार या ऐसी कोई स्थिति नहीं थी उसको, और सर्दी जुकाम भी नहीं था, और पहले से कोई ऐसा बीमार नहीं था। क्या कोविड की जांच कराई जाएगी? देखिए, हॉस्पिटल में उस प्रोटोकॉल के तहत कराया होगा, उन्होंने जांच कराई होगी। रायगढ़ जिले के अंधे औद्योगिकरण जिले का विकास कम और बर्बादी अधिक हुई है। इसकी बड़ी कीमत रायगढ़ के लोग चुका रहे हैं। औद्योगिकरण की वजह से जिले में आज हालात ऐसे हैं कि दुनिया के चुनिंदा सबसे प्रदूषित शहरों में से एक नाम रायगढ़ शहर है। वहीं अगर जिले की सड़कों की बात करें तो पाएंगे कि ओवरलोड औद्योगिक वाहनों के लगातार आवाजाही से जिले की सड़कें भी पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सड़क हादसों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है। जिले में प्रति माह 60 से 70 मौतें सिर्फ सड़क हादसों से ही हो रही हैं। राजेश, ये बताएंगे कि हर साल सड़क हादसे में रायगढ़ जिले में कितने लोगों की जान जाती है? लगभग अगर सड़क हादसे में अगर देखें कि रायगढ़ जिले के अंदर औसत जो मौतें हैं, जो पुराने रिकॉर्ड बताते हैं, वो लगभग 73 मौतें पर मंथ के एवरेज में उसमें आती हैं। और वहीं लगभग अगर रायगढ़ जिले में देखें तो काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाओं में काफ़ी लोग फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, जो आने वाले अपने भविष्य के साथ वो काम करने में शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते हैं, और उनमें विकलांगता की काफ़ी ज़्यादा लक्षण पाए जाते हैं। दुर्घटनाओं के आंकड़ों को देखें तो एनजीटी का आदेश जो है कितना मायने रखता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रायगढ़ जिले में जो एनजीटी ने आदेश दिया, काफ़ी अच्छा आदेश है कि 4 महीने के अंदर उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी 335 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से 335 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जहां स्वीकृत करने के लिए कहा गया है। वहीं पर्यावरण सचिव को रायगढ़ जिले के पर्यावरण के नियंत्रण को, जो प्रदूषण है उसको तत्काल नियंत्रण किया जाए, जिससे रायगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी हो सके। और दूसरी बात है, उन्होंने जो स्वास्थ्य सचिव हैं आदेश किया है कि स्वास्थ्य सचिव उन क्षेत्रों में जाएं और उन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की बीमारी हैं, लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करें और उनके लिए उचित जो बेहतर मार्गदर्शन हो सकता है उस पर कार्यवाही करें। गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्व समाज के लोगों को सिरोपाव देकर सम्मानित किया गया एवं कोरोना काल के दौरान अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए कोरोना वॉरियर्स के तौर पर कार्य करने वाले कर्मवीरों का स्वागत सम्मान विधि अनुसार सिरोपाव देकर किया गया। गुरु नानक जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम को शासन प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आयोजित किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस पर्व को मनाने गुरुद्वारा आए लोगों को मास्क का वितरण करने के साथ सैनिटाइज भी किया गया। कार्यक्रम की जानकारी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान बलवंत सिंह एवं सचिव गुरनाम सिंह सहित एक अन्य सदस्य ने न्यूज़ टीम को दी एवं पूरे शहरवासियों को गुरु नानक जयंती की बधाइयाँ भी दी गईं। जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुरी पार्टी कार्यालय पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर जिलाध्यक्ष सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। दरअसल जनपद मुजफ्फरनगर के रामपुरी में स्थित पार्टी कार्यालय में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का दूसरा स्थापना दिवस बड़े धूमधाम के साथ केक काटकर मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ठाकुर अशोक राणा ने सरकार से अपील की कि किसानों पर जो अतिरिक्त टैक्स सरकार ने लगाए हैं सभी वापस ले लिए जाएं और किसानों को कीटनाशक व यूरिया टाइम पर मुहैया कराया जाए और बिजली की बढ़ी कीमतों भी घटाई जाएं। साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी के चलते प्राइवेट स्कूलों ने जो मनमानी फीस वसूल रहे हैं उन पर भी जमकर निशाना साधा। किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया यहाँ पे? ये जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का स्थापना दिवस मुजफ्फरनगर कार्यालय पर बड़े जोर शोर से मनाया गया। इसमें हमारे सभी क्षेत्रवासी और सभी आए और गणमान्य व्यक्ति, और ये बड़ी धूमधाम से मनाया। इसी स्थापना दिवस पर हम कुछ मुद्दे हैं उनसे सरकार को अवगत कराना चाहते हैं।
जिसमें किसान यंत्र पर जो लगे टैक्स हैं वे सभी वापस किए जाएं और यूरिया, कीटनाशक ये सभी टाइम पर मुहैया कराई जाए। बिजली का बिल जो कि काफ़ी बढ़ा हुआ है और ये वापस किया जाए और प्राइवेट स्कूलों में जो भी मनमानी फीस वसूली जा रही है, कोरोना के महामारी के चलते हुए बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, फिर भी पूरी फीस वसूली जा रही है। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया यहाँ पे आज? ये दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया है। पलेरा के ग्राम टोरी में तेंदुए के हमले से खेत पर काम कर रहे 3 किसानों पर किया जानलेवा हमला। लोगों की मदद से पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां इनका इलाज कर उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। घायल जब इसकी सूचना गांव वालों ने वन विभाग को दी। जब वन विभाग के रेंजर वैभव सिंह चंदेल गांव के लोगों के साथ पहुंचे तो उनकी गाड़ी के साथ रेंजर को भी घायल कर दिया गया, जिनको पलेरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए पहुंचाया गया। इलाज के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया। रेंजर ने बताया उसको पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा टीम बुलाई जा रही है। साथ ही गांव के आसपास क्षेत्रों में भी दहशत का माहौल बना हुआ है। खेतों के पास बने घरों में भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अचानक तेंदुए का हमला होने से ग्रामीण दहशत में है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर है और उसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि सभी हम लोग दहशत में हैं और प्रशासन जल्द से जल्द उसको पकड़े। पीठ प्रभारी ललित राय ने बताया कि आला अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी गई है और 25 लोगों का दल आने वाला है और पकड़ने का कार्य जल्द किया जाएगा। प्रमोद कुमार तिवारी। क्या हो गया? यहाँ से वो एक कोई जानवर था, गांव वालों को 2-3 आदमी को घायल किया उसने। इसके बाद वन विभाग की टीम आई तो साहब बोले मेरे साथ चलो रास्ता बताने। साहब के हम साथ गए। साहब वहाँ जिस समय पहुँचे स्पॉट पर तो साहब देखते रहे। वहाँ उनने कहा, मैंने कह दिया साहब ये मेन स्पॉट है, यहीं 3 आदमी को घायल किया है। वो नहीं माने, उनने टटिया खोली। साहब ने कि अंदर गाड़ी कर दें और जैसी गाड़ी उनने अपनी अंदर गई तो बगल में था तो साहब नीचे थे, 2 बल रक्षक आगे पीछे थे तो वो सीधे आया साहब के ऊपर अटैक किया तो उनकी आँख खून निकलने लगा और ये बायां हाथ भी पूरा निकाल के साहब एक बगल के भाग गिरे। उसके में फिर वो अटैक करके वो भाग गया और उन्हें साहब को गाड़ी में रखो और उनको पले लेके चले गए। पहले 3 आदमी को घायल किया सर। कैसे पता चला कि पहले साहब आलू लगा रहा था एक छदामी प्रजापति, तो वो पीछे से आया आलू लगा उसमें उसको घायल किया। तो वो गांव वालों को पता लगा कोई जानवर है तो उसको उठा लिया। वो जानवर उधर से नीचे नाला था उसमें चला गया तो गांव वालों ने देखा कि कौन सा जानवर है तो 10-50 आदमी गांव के देखने के लिए गए तो वहां जा रहे थे देखने, इसलिए उसने एक देवेंद्र कुमार पटेया के ऊपर उसने अटैक किया। तो बगल में 2 साथ में जो आदमी थे उन्होंने सोचो लाठी मारे तो लाठी रमलू कुमार ने अहरवार ने लाठी मारी तो लाठी ने उसमें घल के उन्होंने रमलू कुमार को भी घायल कर दिया। इसके अहरवार को घायल कर दिया। इसके बाद फिर वन विभाग की टीम आई और पुलिस विभाग भी जो लोग हैं फिर वन विभाग की टीम गाड़ी लेके हम उनके साथ में गए वहाँ पर उस स्पॉट पर। पत्रकारों को संगठित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी प्रदेश में पत्रकारों की हितैषी संगठन छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन का पत्रकार सम्मेलन एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजनांदगांव जिले के लोकप्रिय सांसद संतोष पांडे थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में नवीन अग्रवाल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर दुबे द्वारा की गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ जिले के सभी जिलों के इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के पत्रकार और संपादक उपस्थित थे। कबीरधाम जिले में आज छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट यूनियन के संभागीय सम्मेलन एवं दीपावली मिलन समारोह का आज आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें दुर्ग संभाग के हमारे सैकड़ों पत्रकार साथी उपस्थित हुए। दीपावली मिलन समारोह में आज पत्रकारों के बीच राजनांदगांव जिले के सम्मानित सांसद श्री संतोष पांडे जी उपस्थित हुए एवं अन्य अतिथिगण की उपस्थिति में अनेक पत्रकार हितों के बारे में चर्चा की गई एवं आगे भी पत्रकारों के हितों के लिए नई रणनीति बनाते हुए पूरे प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवाने के लिए प्रदेश सरकार पे दबाव बनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में आप मुख्य अतिथि थे पत्रकारों के। इस कार्यक्रम में पूरा प्रोटोकॉल का पालन किया गया है जो कोरोना काल में, और पत्रकारों के बारे में बताइए। मेरे लिए प्रसन्नता की बात है पत्रकारों ने और कवर्धा जिला और लोकसभा इस क्षेत्र का चयन किया और वास्तव में
चिल्फी का ठंड के मौसम में चाहे वर्षा ऋतु में सभी ऋतुओं में यहाँ सैलानी आते हैं। आप सभी आए, मैं आप सबका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और पत्रकार बंधु जो सब प्रकार से कठिनाइयों में काम करते हैं, इस कोविड-19 महामारी काल में भी सब प्रकार से उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में उन्होंने काम किया। जनता की परेशानियों को ऊपर पहुंचाने का काम किया और जो प्रशासन की जो कमियां हैं, जो बातें हैं, उसको आम जनता में और प्रचार प्रसार किया। सब प्रकार से एक प्रकार से अच्छी व्यवस्था हो, उसके लिए हमेशा पत्रकार और हमारे जो पत्रकारिता है उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज सभी पत्रकार यहाँ उपस्थित होकर के अनेक विषयों पर विचार मंथन किए हैं और इन विचारों को लेकर के हम और ऊपर तक आगे तक जाएंगे। बहुत सारी बातें जो उनकी परेशानियां हैं इससे भी मुझे अवगत कराए हैं, उन बातों को भी हम शासन के समक्ष रखेंगे। आप सब ने बुलाया, इसके लिए मैं आभार करता हूं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरिद्वार में राघव कुटीर भारत माता जनहित ट्रस्ट हरिपुर कला में श्री गुरुदेव समाधि मंदिर का शिलान्यास किया और वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्री सद्गुरुदेव पुण्य स्मृति दर्शन के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया और संतों से आशीर्वाद लेते हुए कहा कि धर्म नगरी हरिद्वार के विकास को हमारी सरकार प्राथमिकता देती है और आगे भी प्राथमिकता के साथ हरिद्वार का विकास करती रहेगी। कार्यक्रम में बाबा रामदेव एवं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक मौजूद रहे। भारत माता मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और देश काल की डिमांड के अनुसार तमाम जिन लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को समर्पित किया। वो एक बहुत बड़े संत थे, उनको शंकराचार्य जी की उपाधि मिली और उनका परित्याग किया और जो धर्म दंड है उन्होंने माँ गंगा को वो समर्पित कर दिया। यानी कि एक इतना बड़ा सम्मान जो हमारी सन्यासी परंपरा में सबसे बड़ा सम्मान है, तो सम्मान से भी दूर रहकर अध्यात्म और व्यवहार दोनों का समन्वय थे स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। आज उनकी याद में यहाँ पर स्मृति मंदिर का शिलान्यास किया गया है, जो युगों युगों तक हमारी आने वाली पीढ़ियों को अच्छा। उन्नाव के चर्चित माखी कांड में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस लड़ने वाले वकील महेंद्र सिंह का सोमवार को जिला अस्पताल में निधन हो गया। बीते साल जुलाई में रायबरेली जाते समय दुष्कर्म पीड़िता व उनके वकील महेंद्र हादसे में घायल हुए थे। उनका एम्स में इलाज हुआ था, लेकिन मल्टीपल आर्गन फेल्योर होने से करीब 16 माह से वे बिस्तर पर थे। महेंद्र की गिनती निर्भीक वकीलों में होती थी। बता दें कि पूर्व विधायक को दुष्कर्म मामले में सजा मिल चुकी है। जेल में बंद चाचा से मिलने जा रहा था परिवार। पीड़िता का चाचा महेश रायबरेली जेल में बंद है। 28 जुलाई 2019 को पीड़ित अपने परिवार के साथ चाचा से मिलने जा रही थी। कार उनके वकील महेंद्र सिंह चला रहे थे, लेकिन रायबरेली जिले में NH 32 पर उनकी कार और ट्रक की आमने सामने से टक्कर हो गई। इसमें पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो गई, जबकि पीड़िता, उसकी बहन और वकील गंभीर रूप से घायल हुए थे। पीड़ित व उनके वकील को एम्स में भर्ती कराया गया था, जहां काफ़ी दिनों से दोनों का इलाज चला। इस प्रकरण में पीड़ित के चाचा महेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने कुलदीप सिंह सेंगर, उनके भाई मनोज सिंह सेंगर और अन्य 8 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 302 और 307, 506 और 120B के तहत रायबरेली के गुरबख्शगंज थाने में केस दर्ज किया गया था। एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद परिजन वकील महेंद्र को घर से ले आए थे, लेकिन हादसे के बाद से वे बेड पर थे। सोमवार को उनकी अचानक हालत बिगड़ी तो परिजन जिला अस्पताल लेकर आए। इलाज के दौरान वकील महेंद्र सिंह की मौत हो गई। क्या नाम है आपका? प्रिंस सिंह। कौन है आप वकील साहब? पिताजी। क्या कैसे जानकारी हुई आपको, क्या हुआ? बस कल कानपुर से लेके आए थे, डॉक्टर लोग बोले ठीक है। उसके बाद जब घर पहुँचे तो सुबह रात तक सब ठीक था। सुबह एक डॉक्टर को दवा लाया, यहाँ सेंट्रल लाइन पड़ी थी,
तो उसने दवा चढ़ा दिए और खाली पेट एक दवा देनी थी तो वही दिए। रात को बलगम निकल रहा था वही 5-6 बजे के आसपास। तो वही डॉक्टर साहब को फ़ोन किया था, बोले कि ठीक है बलगम से कोई दिक्कत नहीं। फिर वही लगभग घंटे 2 घंटे बाद ये हो गया। इलाज कहाँ चल रहा था भैया? शुरुआत में इलाज एम्स में चला था, एम्स में दिल्ली में। उसके बाद लोहिया लाए गए थे सुप्रीम। सर कैसे क्या मृत्यु हुई है, क्या जानकारी? अकेला चल रहा था। उनका 2019 जुलाई में एक्सीडेंट हुआ था रायबरेली में। उसके बाद एम्स में इलाज इनका चला 8 महीने। माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से फिर राम मनोहर लोहिया में इलाज चला। लोहिया से जब ये कोरोना हुआ तो उन्होंने घर के लिए भेज दिया। तब से घर पे थे आवास विकास उन्नाव में। अभी 5-6 दिन पहले इनका इन्फेक्शन हो गया था, नली पड़ी थी जिससे डाइट दी जाती है। तो कानपुर ले गए, 3-4 दिन कानपुर में रहे। कल शाम को कानपुर से आए हैं। सुबह अचानक ज़्यादा तबीयत बिगड़ जाने पर हम लोग जिला अस्पताल लेके आए। यहाँ के डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जी वकील साहब आज सही रहे हैं, क्या कुछ मामला कैसे खत्म हुआ, क्या तबीयत खराब हुई? पिछले 1 साल से एम्स से जब से डिस्चार्ज होके आए थे राम मनोहर लोहिया के बाद हम अपने उन्नाव आवास पे रख के इनका पूरा इलाज करा रहे थे। अभी 3 दिन पहले थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, उसके बाद कानपुर ले गए। कल डिस्चार्ज करा के लाए, अच्छे थे। आज अचानक एकदम सुबह तबीयत खराब हुई, हम लोग जिला अस्पताल लेकर आए जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। माफी के सामने पीड़िता के वकील थे। सीबीआई के किस मामले में गवाह? सीबीआई के एक्सीडेंट वाले में गवाह है। एक्सीडेंट जो रायबरेली में हुआ था उसका 3 तारीख को गवाही भी लगी हुई थी पेशी, इसी 3 दिसंबर को अचानक ये दुर्घटना घटित हुई। क्या कोई शक या कोई दुष्टा आप लोगों को लग रहा है? जी कोई शक कोई? किसानों ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज हमारी पूंजी धान है। किसान अगर हिम्मत करेगा तो उसकी यह मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन अफसोस है कि आज जिन नेताओं को हमने वोट देकर जिताया है और नेतृत्व दिया, वे हमारी समस्या के समय हमारे साथ मौजूद नहीं हैं। लेकिन फिर भी हमारी समस्या किसानों के सहयोग व संगठन से हल होगी। जिस प्रकार पहले वे भी वनांचल क्षेत्र में बिजली के उप केंद्र खोलने की मांग पूरी हुई। सहकारी समिति पहली मेटा के संचालन मंडल ने ठाकुर टोला उपार्जन केंद्र के लिए नेताओं के पास जाकर मांग रखी थी। यह मुहिम बहुत अच्छी रही। हमारे पास अभी लगभग 2218 किसान हैं। आने वाले समय में इनकी संख्या में वृद्धि होगी। साल्हेवारा क्षेत्र के किसान निज़ाम मंडावी ने कहा, मैं साल्हेवारा क्षेत्र से आया हूँ। मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ। उसके बावजूद सबसे पहले मैं किसान हूँ। जो लोग गंगा जल हाथ में लेकर किसान के हित में कसम खाते हैं, वह अब किसान के हित की बात क्यों नहीं करते हैं। ठाकुर टोला में भूमि पूजन के बाद भी उपार्जन केंद्र नहीं खुला है। पहली मेटा क्षेत्र के किसान हमेशा अपनी समस्या के लिए सजग रहते हैं। किसान की समस्या के समर्थन में पूरा साल्हेवारा क्षेत्र आपके साथ है। किसान की मांग जायज़ है। सरकार को किसान की मांग पूरी करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सर आज यहाँ किसानों ने धरना प्रदर्शन किया और एक मांग लेके कि जो यहाँ की सोसाइटी है धान खरीदी केंद्र, ये काफ़ी छोटी जगह है और इन्होंने ठाकुर टोला मांग कर रहे हैं उप केंद्र खोलने के लिए, वहाँ पे धान खरीदी को उप केंद्र खोलने के लिए। तो इसके लिए क्या उप केंद्र खोलने के लिए पहले प्रस्ताव शासन को गया है और इस बार ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ था, इस बार स्वीकृति नहीं मिला था। तो ये आज जो ये लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और जो ज्ञापन दिए हैं, वो ज्ञापन से हम कलेक्टर महोदय को अवगत करा देंगे। प्रशासन स्तर पे इसमें कार्रवाई करवाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के किसानों के लिए आप कोई संदेश, एक तहसीलदार होने के नाते कोई संदेश इनको देना चाहेंगे? अभी तो ऐसा कुछ संदेश नहीं। अभी जो वर्तमान में जो पहली मेटा केंद्र है, फिलहाल धान खरीदी कल से स्टार्ट है। धान वहीं फिलहाल बेचें जब तक नया केंद्र ना खुल जाए। तो आपका कहना ये है कि कल से स्टार्ट है धान खरीदी, इसलिए यहाँ पे ये केंद्र को चालू कर दिया जाए। हाँ, और ये कागज आप कलेक्टर को, शासन को इससे अवगत करवाइएगा, भेज दीजिएगा। वहाँ का जो आदेश आएगा, निर्देश होगा, वो उससे इनको अवगत आगे बताइएगा। उसके हिसाब से अवगत करा देंगे। पूर्व में भी यहाँ पे घटना हुई थी कि हो जाएगा, क्या कारण हुआ कि नहीं?
अब इसके संबंध में मैं नहीं बता पाऊँगा। अपना नाम पूरा प्रीतम कुमार साहू, प्रभारी तहसीलदार ठेकेदार। बताइएगा, आज आप लोग किसानों ने कई इस क्षेत्र के बहुत से किसान आज यहाँ जमा हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेके। ये जो किसानों की मांग है, ये क्या है मेन मुद्दा, वो बताइए। ये मेन मुद्दा है सर कि कई वर्षों से यहाँ सोसाइटी में किसान है तो आना जाना करते बहुत परेशानी होती है। यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र है और बाजार लाइन है और स्कूल है, आने जाने के ट्रैक्टर मोटर है, यहाँ रखने के लिए बहुत तकलीफ होता है। इसलिए यहाँ के किसान हैं तो उप केंद्र ठाकुर टोला को खोला जाए, ये सब किसान की मांग है। कावर की अगले साल 76,000 ये धान की खरीदी हो रही है, टारगेट ये साल 1 लाख की टारगेट थी और सरकार के कहना है कि 2 माह खरीदूँ की और 2 महीना में 30-35 दिन खरीदा थे और टारगेट रखे 2000 बोरा ये खरीदी के, तो 2000 बोरा में 30 या 35 दिन खरीदा थे तो केवल 70,000 65 से 60 से 70,000 ही बोरा खरीद सका थे, बाकी 30-35 हज़ार कुंटल है तो बचत है। एक लिए समस्त किसान के कहना है कि उप केंद्र ठाकुर टोला को खोला जाए। 5 दिन के अंदर यदि नहीं खोला थे तो पूरा क्षेत्रवासी 32 जो गांव हैं सब मिलकर के हम ना ये चक्का जाम उग्र पैदा करेंगे। चक्का जाम पूरा नर नारी सहित यहाँ हम चक्का जाम करने के निर्णय लिए हैं। ये आप लोगों का अंतिम निर्णय है? अंतिम निर्णय है। अगर ऐसा शासन आपके साथ, सरकार आपकी मांग को अगर पूरी नहीं कर रही है तो आप परिवार सहित जितने किसान हैं मतलब उग्र प्रदर्शन करेंगे सर, ये बिल्कुल तय है। और कुछ मांग है? मांग तो बस केवल अभी यही है, केवल उप केंद्र ठाकुर टोला को बनाया जाए। चलिए, अपना नाम और पूरा पद बताइए। मेरा नाम है रामाधार जंघेल, ग्राम मानपुर, पहाड़ी, किसान हूँ। आप बताइएगा कि इससे पहले पिछले साल भी मांग की गई थी जी, और वो मांग आप लोगों की पूरी नहीं हुई थी, तो उसकी वजह बताइए क्या है? हम लोग शासन के साथ सालों से पहले से उनके साथ मांग हम लोग किए थे और करते करते आए हैं। हमको शासन ने पूरा धोखा दिया गया है और धोखा देकर आज आने पर कह रहे हैं कि वहाँ पे उप केंद्र ठाकुर टोला नहीं खुलेगा, ऐसा कहकर। इस कारण से हम किसान नाराज होकर हम भूख हड़ताल रखेंगे या नहीं तो ठाकुर टोला उप केंद्र खोला जाए। क्या तैयारी है आगे की आप लोगों की? आगे की हमारा तैयारी ये है कि हम लोग अगर कहीं उप केंद्र वहाँ नहीं खोलेगा तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल रख कर रोड पे चक्का जाम करेंगे। नाम और पूरा बताइए। मेरा गांव सिंगारपुर है, मेरा नाम धुरवाराम बढ़ई है और मैं एक किसान हूँ। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। हर ऊंची उड़ान के लिए रहो तैयार प्राइड विंग के साथ। प्राइड विंग मेडिकेटेड पैड्स जो दे कॉन्फिडेंस और दागों से सुरक्षा भी। प्राइड विंग्स बाय 0+ लेबोरेटरी।